अलैक्म। अच्छा, लास्ट हमने जो है वो पेपर 2 वेरिएंट 1 एक डिस्कस कर रहे थे। और ये ओ लेवल्स के पेपर का था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये था कि जो आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अनसीन क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इससे पहले जो हम आईजीसीएसई के कर रहे थे उसमें ओ लेवल्स वालों के लिए कुछ अनसीन क्वेश्चंस थे, क्योंकि सब अपने पास पेपर्स के क्वेश्चंस तो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ बाकी थे, तो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास आपको और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अ स्मॉल एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डेक ऑफ अ शिप बिफोर टेकिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इज हेल्ड in place by a hold back bar. When the hold back bar is released, the aircraft is pulled along the deck by a steam powered piston as shown in figure 2.1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा सेटअप एक बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे होल्ड बैक बार भी आप देख सकते हो, इसकी बात हो रही है। तो जैसे आप इसे रिलीज करोगे तो ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा और ये इसे एयरक्राफ्ट को भी साथ फॉरवर्ड एक्सेलरेट करवा सकता है। और आप यहाँ पे टैंक देख सकते हो, उसके अंदर स्टीम है और बॉइलिंग वाटर है। इसकी वजह से क्या होगा कि वो स्टीम उसे पुश करेगी और पिस्टन आगे की तरफ जो है वो मूव करेगा, और वो इस एयरक्राफ्ट को मूव कर सकता है। ठीक है, द स्टीम exerts a high pressure on the piston। Using ideas about particles, how steam creates a pressure on the piston। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स के लिए बस आपने बताने हैं, तो पार्टिकल्स जो है वो जाकर हिट करेंगे कंटेनर को। एट हाई टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड स्टार्ट्स टू collide more frequently with the wall, exerting force per unit area creates pressure। Explain why the pressure on the piston increases as the temperature of the steam increases। तो यहाँ पर अभी जैसे हमने इंफॉर्मेशन लिखी कि काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड पार्टिकल्स मूव विथ फास्टर स्पीड।
and it causes change in momentum. And greater rate of change in momentum increases pressure. Or B part है when the pressure is high enough, the whole back bar is released and the steam pushes the piston along the pipe as shown in figure 2.1. And the piston has a cross-sectional area is equals to this and the pressure of steam in the tank is equals to this. Atmospheric pressure is also given. Determine the resultant force on the piston caused by the pressure difference. So, show your working. तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है और प्रेशर गिवन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी मेंशन्ड है। रिजल्टेंट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। 0.3 630,000 6.3 exponent 5 B part. The force calculated in B part causes the aircraft to accelerate to a maximum speed of 28 meter per second from rest। तो एक्सेलरेशन जो हुई है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है और मैक्सिमम तक यहाँ पे। द मास ऑफ द एयरक्राफ्ट इज इक्वल्स टू दिस। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द एयरक्राफ्ट एट मैक्सिमम स्पीड। तो मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मास गिवन है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज गिवन है। तो चेंज इन मोमेंटम मींस फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मास की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁴ और फाइनल वेलोसिटी 28, इनिशियल वेलोसिटी 0। 3 exponent 4 multiplied by 28, 840,000 और
कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द एयरक्राफ्ट टू रीच द मैक्सिमम स्पीड। और लास्ट में हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम के लिए इम्पल्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, और चेंज इन मोमेंटम अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसमें से हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, और फोर्स की वैल्यू शायद, हाँ फोर्स की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी 6.3 एक्सपोनेंट 5। 6.3 एक्सपोनेंट 5। 1.33 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पैन कंटेनिंग आइस एट -15 डिग्री सेल्सियस is placed on a gas heater as shown in figure 3.1. Thermal conduction occurs in the metal from which pan is made. By referring to particles, describe process of thermal conduction in a metal. तो यहाँ पर आपने 2 मार्क्स के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है वो थर्मल कंडक्शन जो हो रही है वो मेटल में हो रही है। ठीक है। और पेन भी उसी से बना है। तो मेटल में आपको पता है कंडक्शन का प्रोसेस होता है। एक तो उसमें एटम्स वाइब्रेट करते हैं, और दूसरा जो है वो जो पार्टिकल्स, सॉरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आप ये लिखोगे, पहली बात तो ये, मेटल इज अ गुड कंडक्टर एंड थर्मल एनर्जी ट्रांसफर एंड थर्मल एनर्जी ट्रांसफर बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम्स along with the vibration of the electrons। और बी पार्ट है, फिगर 3.2 shows the temperature of the contents of the pan varies with time, और state the melting temperature of the ice in Kelvin।
तो केल्विन में आपको पता है कि 273 ऐड करना होता है, ठीक है। और क्योंकि मेल्टिंग जो है वो जीरो पर स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीरो पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब आप उसे केल्विन में लिखते हो तो उसमें 273 ऐड करना पड़ता है। तो 273 केल्विन। एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज कांस्टेंट एज द आइस मेल्ट्स। तो ये वाली चीज़ हमें ऑलरेडी हमने नोट्स में भी लिखी थी कि जब आपके पास स्टेट चेंज होती है तो ड्यूरिंग द स्टेट चेंज जो है वो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। और सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो बेसिकली होता ही है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा होता है, अब आइस मेल्ट हो रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। जैसे आप यहाँ पर देखो, जीरो से काफ़ी टाइम तक वो जीरो पर ही रहा, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे थे, ये टेम्परेचर यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? तो ये जो थर्मल एनर्जी थी, थर्मल एनर्जी हेल्प्स टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन पार्टिकल्स एंड मोर एनर्जी सप्लाइड टू वीकेंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड मूव देम अवे फ्रॉम ईच अदर। और थर्ड पार्ट है द इनिशियल मास ऑफ द आइस in the pan is 1.5 kg and initial temperature is -15 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है, एनर्जी रिक्वायर्ड फाइंड आउट करनी है आपने। तो इजी है, मास ऑलरेडी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एनर्जी आपने फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 2100 इंटू 47250। All the energy transferred to the pan comes from the heater. Determine the power of the heater used to warm the ice. तो यहाँ पर आपने जो है वो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द हीटर फाइंड आउट करनी है और पावर कैलकुलेट करनी है। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी हमने राउंड ऑफ कैलकुलेट की है 47, और जो टाइम की वैल्यू है वो
तो टाइम की वैल्यू हमें यहाँ पर ढूंढनी है कि वो कितनी गिवन है। अच्छा हाँ, हमारे पास टाइम की वैल्यू ग्राफ से हमें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था इनिशियल मास ऑफ द आइस इन द पैन इज 1.5 एंड इनिशियल टेम्परेचर -15। और हमने यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट की थी टू वार्म द आइस टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू थी वो -15 से 0 तक आने में उसे 2 मिनट्स लगे। ठीक है, क्योंकि -15 से उसे लिक्विड स्टेट में आने में, मतलब जहां से इसका मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो उसे 2 मिनट लगे। तो ये टाइम की वैल्यू है। तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है कंपलसरी। 47,391। The graph in figure 3.2 has a smaller gradient when the water is liquid, when it is solid. Suggest one reason why. तो यहाँ पर स्मॉलर ग्रेडियंट था जब वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ग्रेडियंट देखो ये ज़्यादा स्टीप है, और ये वाला आप ग्रेडियंट देखो ये लेस स्टीप है, क्योंकि यहाँ पर ये वाटर बन चुका था। ठीक है, क्योंकि पहले वो सॉलिड था आइस फॉर्म में, और सॉलिड में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है और उसे ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। वरना दूसरा रेफरेंस आप ये भी दे सकते हो कि जब वो लिक्विड बन जाता है तो लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हाई होती है, तो उसे आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे, इसलिए इसका जो ग्रेडियंट है वो लेस स्टीप है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, वाटर हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस वजह से इसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एवोपरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, अल्ट्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 kHz हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.011 मीटर इन एयर। व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। और सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन एयर, शो योर वर्किंग। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 kHz है और वेवलेंथ गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी 30 kHz है, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.011, 330 आंसर आ रहा है।
स्टेट वन, यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, मेडिकल प्रोसीजर में यूज करते हैं ट्रेस करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स को। क्लीनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो सोनार सिस्टम, मेडिकल स्कैनिंग। और उसके बाद बी पार्ट में साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, water waves are transverse waves described by referring to the movement of the particles in the wave. The difference between a longitudinal and transverse wave, you may include a label diagram to help your description. ठीक है, तो ये आप सबको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल वाइब्रेशन होती है। ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, और ट्रांसवर्स में जो है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, और इसके अलावा दोनों की आप एग्जाम्पल की डायग्राम बना देना। ठीक है, जैसे साउंड वेव्स के लिए आप कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बना देना। ठीक है, और दूसरा वाटर वेव्स की एग्जाम्पल बना के दिखा सकते हो इस तरह से। और बाकी डिस्क्रिप्शन तो आपको ऑलरेडी पता ही है। कि लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। और यहाँ पर आप लिखोगे कि पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट है स्टेट वन सोर्स ऑफ वेव्स that generates both longitudinal and transverse wave. और यहाँ पर आपने वन सोर्स ऑफ वेव दैट जनरेट्स बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, इसमें आपके पास जो एग्जांपल आएगी वो अर्थक्वेक वेव्स की आएगी, या सिस्मिक वेव्स आप लिख सकते हो उसे।
सी पार्ट। Explain why the radio waves in diagram A reach the house, but the radio waves in diagram B do not reach the house. तो यहाँ पर आप डायग्राम ए में देख सकते हो कि वो हाउस तक पहुंच गई वेव, लेकिन बी में नहीं पहुंच पाई। तो एक डिफरेंस तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है वेवलेंथ का। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट वेवलेंथ है, क्योंकि जब वेवलेंथ ग्रेटर होती है गैप से, तो आपको याद होगा कि डायफ्रैक्शन होती है ग्रेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो फर्स्ट वाले में वेवलेंथ ग्रेटर है, तो वेवलेंथ ग्रेटर होने की वजह से डायफ्रैक्शन जो है वो वाइड हो जाएगी, और डायफ्रैक्शन जब वाइड हो जाएगी तो वो हाउस तक इजीली पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि डायग्राम ए में लॉन्गर वेवलेंथ इन डायग्राम ए डायफ्रैक्ट्स मोर इन डायग्राम बी। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा रीजन हो जाएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो हमने क्वेश्चन 5 कर लिया था लास्ट टाइम, और क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो न्यूक्लियर से रिलेटेड है। टेबल 7.1 shows 4 different nuclei. State which two nuclei have the same number of protons. तो इन दोनों में से आपने बताना है किसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो इजी है, यहाँ पर आप देखो 92 और 92 जिसमें है वो सेम है, यानी यूरेनियम 235 और 238। और सेकंड पार्ट में स्टेट विच टू न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा कि किस में आते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप थोरियम में देखो तो 236 माइनस 90, इसमें आ रहे हैं 146, और 236 माइनस 91 145, और 143, और 238 माइनस 92 146। अब इसमें आप देखो कि 146 146 236 और 238। ठीक है, इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। और उसके बाद है स्टेट विच टू न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स नंबर 236 236 दोनों में सेम है। थोरियम 236 और प्रोटेक्नियम 236, इन दोनों में सेम आ रहे हैं। और उसके बाद है अ टीचर यूजेस अ कीगर म्यूलर ट्यूब एंड अ काउंटर टू मेजर द बैकग्राउंड रेडिएशन इन द लेबोरेटरी। द काउंटर काउंट्स 20 counts per minute
A radioactive source is then placed in the front of the tube and counter records 420 counts per minute. State what is meant by background radiation. अब बैकग्राउंड रेडिएशंस तो आपके पास जो एटमॉस्फेयर में नेचुरली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पार्ट है, द measured count rate of 420 counts per minute can be corrected for background radiations. Calculate the corrected count rate from the source. तो इसमें बैकग्राउंड रेडिएशंस जो है वो 20 है, ठीक है। और 420 माइनस 20 करना है आपने सिर्फ। तो जो करेक्टेड काउंट रेट्स होंगे वो 400 हो जाएंगे। और थर्ड पार्ट है, द रेडियो एक्टिव सोर्स हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 45 मिनट्स, डिटरमाइन द रीडिंग ऑन द काउंटर 90 मिनट्स लेटर। तो इसकी हाफ लाइफ गिवन है 45 मिनट्स। तो 90 मिनट्स के बाद बताना है कितनी होगी। 90 मिनट्स का मतलब है दो हाफ लाइफ हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले 400 वैल्यू थी, 400 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये हो जाएगी 200। और 200 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगी 100, ठीक है। और इसके बाद फिर जो बैकग्राउंड रेडिएशन थी उसे आप ऐड कर दोगे, ठीक है। प्लस ये बैकग्राउंड रेडिएशन फिर से ऐड हो जाएगी, क्योंकि काउंटर तो टोटल काउंट करता है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 120 काउंट्स पर मिनट। और फोर्थ पार्ट है, सजेस्ट व्हाई योर आंसर टू थर्ड पार्ट इज ओनली एन एस्टिमेट। तो अभी ये वाली जो हमने वर्किंग की है ये हमने हाफ हाफ करके कैलकुलेट किया है, और हमें ये पता है कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो है वो रैंडम होता है। तो रैंडम होने की वजह से हम एग्जैक्ट जो है वो मार्किंग नहीं बता सकते, क्योंकि ये खुद रैंडम प्रोसेस होता है। तो ज़रूरी नहीं आंसर 120 आए, ये तो हम एक एवरेज आंसर बताते हैं वर्किंग जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप इसमें लिख सकते हो कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो है वो रैंडम होता है, इस वजह से ये वैल्यू एस्टिमेटेड है। और सी पार्ट है, फिगर 7.1 shows different use of different types of radiations. Draw a line on figure 7.1 from each use of radiation to the type of radiation used. One line has been drawn for you. Each type of radiation can be used once, more than once, or not at all. ठीक है, तो वन टाइम यूज कर सकते हैं, मोर देन वन टाइम भी यूज कर सकते हैं, और हो सकता है कि किसी के साथ कनेक्ट ना भी हो, ठीक है। अब जैसे बीटा पार्टिकल है, तो उसे हम पेपर की थिकनेस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा तो उससे क्रॉस कर नहीं पाएगा। और स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट और इरिडेटिंग फूड टू किल बैक्टीरिया, ये दोनों आपके पास गैमा से होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।